संतनगर में अवैध रूप से बिना मंजूरी के राजधानी चिकन शॉप चल रहा था। आज नगर निगम ने जिस पर चालानी कार्रवाई की। सीएम हेल्पलाइन में लगातार राजधानी चिकन शॉप की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के अधिकारियों ने चिकन शॉप पर चालानी कार्रवाई करते हुए संचालक को हिदायत भी दी। आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के नगर निगम भोपाल के कुछ बैरागढ़ के जिन्होंने जो कदम उठाया है, बड़ा सराहनीय कदम है कि अगर संत हिराराम नगर में अगर ऐसा कार्य होता रहेगा तो शासन का भी नाम होगा और गंदगी दूर होगी, क्योंकि संत नगर में ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसका पहले कदम मैंने उठाया था कि संत नगर में ना अंडा बिकना चाहिए, ना मछली बिकनी चाहिए, ना मीट बिकना चाहिए। वध वाला कोई कार्य होना नहीं चाहिए, क्यों कि खाने वाला 2 किलोमीटर भी जा सकता है। हमारा संत नगर 2 किलोमीटर नहीं जा सकता, वो यहाँ था और यहाँ ही रहेगा। उसके आगे कोई भी प्रदर्शन करना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं, वचनबद्ध हैं। जैसे मैंने आज किस तरह की कार्रवाई हुई है? आज ये क्या फाटक रोड पे राजधानी के नाम से बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे कचरा होता है, उसके पीछे संतोषी माँ का मंदिर है, उसके आगे मेन रोड पे नाला चला जा रहा है, वो गंदगी पूरी इसी तालाब में आती है। यही पानी छन के हमारे फौज को दिया जाता है। बड़ा निंदनीय शब्द है, बड़ा गलत शब्द है। हमारे भारत के जवान हमारे लिए अपनी आहुति दे देते हैं, अपनी जान दे देते हैं। क्या बैरागढ़ ये पानी पिलाने ये हम योग्य नहीं कि उन सैनिकों को पानी पिलाएं। ये जितनी मीट की दुकानें नाले पे हैं, रोड पे हैं, ये बंद होनी चाहिए। और ये मुझे विश्वास है कि मीडिया और ये नगर निगम कानून के दायरे में रहकर ये काम करेगी। मुझे अच्छा लगा हमारे बीच में नगर निगम के कर्मचारी आए। हलचल मच गई है बैरागढ़ में कि अब यहाँ ना मुर्गा बिकेगा, ना मछली बिकेगी और ना ही मीट बिकेगा। ये जितने भी हैं इनको शहर से बाहर किया जाए। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और इनके स्वास्थ्य अधिकारी का और इनकी टीम का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने ये निर्णय लिया। जय हिंद, जय। बैरागढ़ से शक्ति भारती की रिपोर्ट। संतनगर में भाजपा के सांसद द्वारा प्रभावी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन के अपमान के विरोध में संतनगर ब्लॉक कांग्रेस ने चंचल चौराहे पर प्रदर्शन कर सीएम का पोस्टर जलाया। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा अब गुंडागर्दी पर उतारू है। इस पूरे आयोजन में कांग्रेस के कई बड़े नेता कैलाश मिश्रा, नानक चंदानी, अशोक मारन, घनश्याम ललवानी आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री के सामने उनके सांसद एक आदिवासी नेता बाला बच्चन के खिलाफ वार्ता करती है, तो माननीय मुख्यमंत्री मंच से खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे हालात भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उसी तरह से इनकी शासन चलाना इनको आता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आदिवासी नेताओं के साथ इस तरह का अगर व्यवहार रखेगी तो समस्त कांग्रेस जन पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी नेताओं के लिए सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही है, उससे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में किसी तरह कोई आरक्षण को समाप्त करने के बना है इस तरह का तानाशाह करना चाहती। जय हिंद, जय भारत। घटना हुई है हमारे नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जी के साथ में। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग उसकी निंदा करते हैं। जो सरकारी मंच होता है और प्रोटोकॉल के अनुसार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लगती है और उसका भाषण होता है मुख्यमंत्री के पहले। ना ही मुख्यमंत्री जी के भाषण के पहले उनका भाषण कराया गया। जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि भाई इस मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले मुझे बोलना चाहिए, तो उसमें वहाँ के सांसद ने उन्होंने दादागिरी की और यहाँ तक कि हम लोगों ने जो फोटो में देखा है कि उनकी कॉलर पकड़ ली। ये एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और इस तरह आदिवासी और ST लोगों के साथ अगर ये बीजेपी के लोग करेंगे तो बहुत ही सख्त की बात है। इनके सांसद जब भी भोपाल में आएंगे हम उनको काले झंडे दिखाएंगे और उनका काला मुंह करेंगे। हम ईंट का जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से देना जानते हैं, लेकिन हम संयम बरतते हैं। इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया तो कांग्रेस उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बड़वानी के अंदर घटना होती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जी जो प्रोटोकॉल में मंच पे भी होना चाहिए, उनका भाषण भी होना चाहिए मुख्यमंत्री के पहले।
उन पे जब वो इस बात का विरोध करते हैं तो वहाँ के सांसद सुभाष पटेल ने जिस तरह से बदतमीजी की, मुक्का दिखाया, उनकी काला पकड़ने की कोशिश की, ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डिक्टेटर हो गई आज की तारीख। 16 तारीख को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पे लाठियों से पुलिस ने हमला किया। यहाँ इनके सांसद मुख्यमंत्री के सामने ये कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी का कोई अरुण यादव को देखने नहीं आया। एक पूरी डिक्टेटरशिप हो रही है। उसके विरोध में हमने यहाँ पे आज उनका मुख्यमंत्री का फोटो जलाया है और विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है सुभाष पटेल जो सांसद है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो सड़कों पर इसका विरोध होगा। बाला बच्चन एक आदिवासी नेता है, सीनियर लीडर हैं और मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश की सरकार के समय। उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी का क्या बचा। एक तरफ हवाला कटनी में, हवाला बैरागढ़ में, हवाला इंदौर में, और उसके बाद इस तरह की जाति, इस तरह की दादागिरी, इन सब का विरोध कांग्रेस पार्टी सड़कों पर करेगी, हर आदिवासी क्षेत्र में करेगी, पूरे मध्य प्रदेश में करेगी और विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तब भी इसका विरोध करेगी। और फिर एक बार मांग करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जिनके सामने घटना घटित है वो माफ़ी भी मांगे और सुभाष पटेल के खिलाफ एक्शन लें। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सामूहिक हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का आयोजन किया गया। संत गोरक्षा के जिला मंत्री एवं बजरंग दल के पूर्व संयोजक मनोज ठाकुर के निधन होने पर संत गोरक्षा उत्थान समिति का 10वां स्थापना दिवस स्थगित किया गया है। संत नगर के संत गोरक्षा उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष रवि पटेरिया ने बताया कि संत गोरक्षा उत्थान समिति के जिला मंत्री एवं बजरंग दल के पूर्व संयोजक मनोज ठाकुर का निधन होने के कारण आज 10वां स्थापना दिवस स्थगित करके एक छोटे रूप में मनाया गया। सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि सामूहिक हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का आयोजन किया जाए। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। 67 वर्षीय गोपाल दास ललवानी वह शख्स हैं जो करीब 20 सालों से लगातार ऐसे बुजुर्गों को अखबार में छपी खबरें सिंधी भाषा में पढ़कर सुनाते हैं जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते। वे जब खबरों को सिंधी भाषा में फर्राटे से पढ़ते हैं तो सुनने वाला हर कोई यही समझता है कि वे सिंधी भाषा का पेपर पढ़ रहे हैं। संत नगर के स्टेशन रोड पर किराने की दुकान चलाने वाले गोपाल दास को अखबारों को सिंधी में पढ़कर सुनाने में पल भर नहीं लगता। वे अखबार के पन्ने पलटते जाते हैं और फर्राटे से खबरें सिंधी में सुना डालते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें सिंधी ट्रांसलेशन में जरा भी चूक हो जाए। सुबह हो या शाम, जब भी कोई बुजुर्ग खबरें सुनने उनके पास आता है वो उसे उसी वक्त खबरें सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोपाल दास की माने तो वो हिंदी खबरों को सिंधी में सुनने की शुरुआत बचपन में दादी देवी बाई को एक अखबार सुनाकर की थी। इसके बाद 5 साल हिंदी को बिना रुके सिंधी में पढ़ने का प्रयास किया। संत नगर की खबरों में इसी अनूठे काम से गोपाल दास किराने का सामान बेचते हुए भी पूरे लगन से निभा रहे हैं। वैसे तो गोपाल दास के बुलेटिन में कोई भी खबर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर खबरें इनके बुलेटिन में सिर्फ संत नगर की ही होती हैं और गोपाल दास का ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। जब पाकिस्तान से आए थे तभी से यहीं पे हमारा जन्म यहीं हुआ था सन 1950 में। हिंदी पेपर उठा के मैं सिंधी में पढ़ जाता हूँ क्योंकि मेरी आज से 20 साल पहले की प्रैक्टिस से चल रहा था। तो मेरे पास कोई छोटी सी दुकान थी तो बुजुर्ग लोग आके बैठते थे। उस वक्त ग्राहकी थोड़ी कम चलती थी तो मैं पेपर पढ़ के हिंदी वाला सिंधी में पढ़ता था, इसलिए कि लोग मेरे से पूछे कि ये पेपर हिंदी है या सिंधी है। ये मेरे को 20 साल पहले ही से तो मैं उठा के पढ़ता था। तो मेरे को शौक़ सिंधी में ही पढ़ने का था। तब कुछ ज़माने में सिंधी पेपर भी आता था, मैं सिंधी भी जानता हूँ, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है उसकी पॉइंट। तो हिंदी पेपर को सिंधी में सिंधी पेपर आता नहीं है अभी, तो उसको मैं सिंधी में ही पढ़ता था। मेरे को मज़ा आ रहा आनंद आता। भाई हमारे लिए जो बुजुर्ग लोग हैं हम चाहते थे तो आना चाहिए,
लेकिन अब वो सिंधी लोग अब रहे नहीं हैं जो पढ़ने वाले थे लगभग, तो अब सिंधी जानते भी कम हैं। तो मेरे को जरा इसमें आपके जैसे जनरेशन के, नई जनरेशन के बच्चे हैं, क्या वो सिंधी पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं अभी। नहीं पढ़ पाते। हाँ, क्योंकि अब उसका सब्जेक्ट भी नहीं रहा है स्कूल में या कहाँ पर। पहले हमारे ज़माने में सब्जेक्ट था सिंधी का, तो हमको ज़रा सिंधी में पढ़ते थे। तो वो मैं इसलिए वो लोग पूछते थे पेपर सिंधी आता है क्या, तो मैं बोलता था सिंधी नहीं है पेपर, ये हिंदी है। मैं सिंधी में पढ़ता था, उनको बड़ा आनंद आता था सुनने में। तो आपको क्या लगता है कि एक पेपर ऐसा आना चाहिए? हाँ, पेपर अगर आए भी तो हम लोग तो पढ़ सकेंगे, हाँ। लेकिन कई नहीं पढ़ पाएंगे। तो कई जो आपके चाहते हैं आज की जनरेशन को सिंधी सिखाना, आप पढ़ाई भी सिखानी चाहिए। भाई हमारे जो समाज के हिसाब से हम चाहते हैं तो सिंधी होना चाहिए, हमारी भाषा का कोई पेपर आना भी चाहिए। वैसे आता है तो बहुत कम मात्रा में आता है। आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधी लोग जो जनरेशन है मतलब उससे थोड़े से हटते जा रहे हैं अब? हाँ, अब हटते जा रहे हैं उससे, उस चीज से हटते जा रहे हैं। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती के संत नगर में संचालित प्राइवेट अस्पताल बजाज मैनेटरी एंड इन्फिनिटी महिला डॉक्टर पूनम बजाज की लापरवाही से 2 दिन के नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया। नई बस्ती क्षेत्र के निरंकार कॉलोनी निवासी दर्शन मोटवानी की पत्नी कशिश मोटवानी गर्भवती होने के बाद से लगभग 9 महीने से डॉक्टर पूनम बजाज से इलाज करा रही थी। गर्भवती महिला का 4 बार सोनोग्राफी भी डॉक्टर ने कराया और हमेशा दंपति को बताया कि बच्चा स्वस्थ है। महिला कशिश मोटवानी को प्रसव पीड़ा के चलते परिजनों ने बजाज हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कराया, जहां 18 जनवरी 2017 को दोपहर 12 बजे के लगभग बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा स्वस्थ था। महिला के पति दर्शन मोटवानी ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद से अस्पताल में बच्चे को देखने कोई डॉक्टर नहीं आया। 18 जनवरी को जन्म होने के बाद 20 जनवरी की सुबह बच्चे को डॉक्टर अमित साहू जी टीका लगाने आए। उन्होंने नवजात 2 दिन के बच्चे को देखते ही बोला कि बच्चे को अन्य अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। हम लोगों ने पूछा कि बच्चे को क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि नवजात सीरियस है। आनंद फानंद में नवजात बच्चे को डॉक्टर अमित साहू जी के साथ डिलीवरी अस्पताल बजाज हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर प्राइवेट धर्मलोक अस्पताल में 20 जनवरी को इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां करीब दोपहर 1 बजे बच्चे की धर्मलोक अस्पताल में मौत हो गई। डिलीवरी 18 जनवरी के बाद बच्चे को 48 घंटे तक बजाज अस्पताल में नहीं देखने पहुंचे डॉक्टर। न ही बजाज अस्पताल की डॉक्टर पूनम बजाज ने नवजात के इलाज के लिए सुध ली। यदि सुध लेती तो बच्चे की मौत नहीं होती। अस्पताल में सुविधा इमरजेंसी पड़ने पर बाहर से बच्चों के डॉक्टर को बुलाया जाता है, पर वो भी डॉक्टर ने नहीं किया, जिसके कारण 2 दिन में ही नवजात की मौत हो गई। बहरहाल बच्चे के पिता का ऑपरेशन में 25,000 भी खर्च हो गया और नवजात की मौत भी हो गई। बेचारा दीन धर्म दोनों से लुट गया। आखिरकार कब जागेगी डॉक्टरों में मानवता। उनका 9 महीने से इलाज चल रहा था पूनम बजाज जी के यहाँ बजाज हॉस्पिटल में जी। तो उन्होंने बोला सब नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। जब डिलीवरी के बाद जब बच्चा हुआ तो थोड़ा कमजोर था। कौन तारीख को डिलीवरी हुई थी? डिलीवरी हुई थी 18 तारीख को दिन में 12 बजे। 18 जनवरी 2017 जी, दिन में 12 बजे। उसके बाद अमित साहू जी आए, उन्होंने चेक किया, बोले बच्चा नॉर्मल है, बच्चा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्या केयर करिएगा आप, ठीक है। उसके बाद साहू जी 48 घंटे नहीं आए, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया चेकअप करने। तो मैंने जब मैम को बोला कि चेकअप करने 48 घंटे कोई क्यों नहीं आया है, तो उन्होंने बोला कि आप जब बोलेंगे तभी आएगा। उनका फर्ज बनता है कि हर 12 घंटे में बच्चों का डॉक्टर चेक करने आए। तो क्या बच्चों के डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे? बच्चों के डॉक्टर अस्पताल नहीं है, वो बाहर से आते हैं। मैडम चेक करती थी, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या है कैसा है। 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे अमित साहू जी आए टीका लगाने। उन्होंने देखा तो बच्चा सीरियस है। फिर बच्चे को तुरंत रेफर किए धर्मलोक हॉस्पिटल और वहाँ पे 3 घंटे के अंदर बच्चे की मौत हो गई। तो इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टरों की लापरवाही है। कौन डॉक्टर की? बजाज हॉस्पिटल? बजाज हॉस्पिटल की कि धर्मलोक हॉस्पिटल की? नहीं, बजाज हॉस्पिटल की। तो इतना आपने ऑपरेशन कराया जी, उसके बावजूद पूनम बजाज जी ने क्या बच्चे को देखने नहीं आई? बच्चे को देखने आती थी, उन्होंने बोला रात में मेरे को थोड़ा सीरियस लगा था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इतने बड़े अस्पताल में बच्चा का डॉक्टर एक भी नहीं था?
बच्चे के डॉक्टर एक भी नहीं है वहाँ पे। आपसे कितनी फीस ली उन्होंने? उन्होंने 25,000 रुपये हमसे लिए, 10,000 एडवांस लिए हैं जी। और 15,000 रुपये और मांग रहे हैं हमसे किस बात का 15,000 मांग रहे हैं वो? कि 25,000 रुपये आपका हुआ था हमारी आपकी बात, तो 15,000 रुपये और चाहिए। अभी आपकी पत्नी कहाँ पर है? अभी एडमिट है, कितने बड़े नंबर वार्ड में एडमिट है वो वहाँ पे? 3 नंबर वार्ड में। ठीक है, पूरा नाम आपका? दर्शन मोटवानी। आपकी पत्नी का नाम? कशिश मोटवानी। कहाँ रहते हैं आप? नई बस्ती निरंकारी कॉलोनी में। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट।